3 साल के प्रैक्टिस रूल का जजमेंट आया है। 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट के करियर पे, और ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या आगे अब स्टूडेंट करियर में क्या चीज़ें देख सकता है। देखिए, मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। द ट्रायल कोर्ट जज इज द लिंचपिन ऑफ द एंटायर जस्टिस सिस्टम। अगर मैं एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 10+2+3 में तो वो ग्रेजुएट हुआ, फिर उसने LLB की 3 साल +3। अब आप कह रहे हैं +3 प्रैक्टिस, सो 10+2+3 के बाद +3+3 6 years। क्या जिस व्यक्ति ने 10+2+3+3 या 10+2+5 किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, क्या वो 15,000 के ही लायक है? कोई भी व्यक्ति स्किल्स सीखना चाहता है जब वो नौकरी में नहीं हो। हर साल रिक्रूटमेंट, ये जो मामले लंबित रहते हैं ये नहीं हो, 6 महीने में इनका निपटारण हो। और स्टाइफंड जरूर इंश्योर करिए, 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ हर किसी को मिलना चाहिए। 100% लॉ ग्रेजुएट शुड गेट इट। और चौथा, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो वेतन है किसी लोअर कोर्ट जज का, उसको बढ़ाइए। इन्हें 4 बार नियम बदल दिया। 70 साल में 4 बार तो थोड़ा सा गलत है। अगले 2-3 साल थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होंगे वो शायद आपके बेस्ट ना हो। तो कोई छात्र उदास हो जाता है तो हमारा भी मन विचलित होता है। देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। मुझे लगता है जुडिशरी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर थोड़ा सा हमें हिम्मत रखनी है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे लीगल पॉडकास्ट सीरीज कानूनी मंच पे। और आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर लॉ स्टूडेंट ने सराहा भी, और जिससे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट इफ़ेक्टेड भी हुए। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे गुरुजी डॉक्टर परीक्षित सिरोही सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर के बारे में पहले मैं बता दूं, सर 13 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं लॉ के स्टूडेंट्स को। 7 साल सर ने प्रैक्टिस भी की हुई है। बाकी जितने भी जुडिशियल अकेडमीज़ हैं वेरियस स्टेट्स की, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर सर ट्रेनिंग देने भी ऑफिसर्स को जाते हैं। तो आज सर इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ये जो 3 साल के प्रैक्टिस रूल का जजमेंट आया है, 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट के करियर पे, और ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या आगे अब स्टूडेंट करियर में क्या चीज़ें देख सकता है, इस पर सर हमको बहुत विस्तार से समझाएंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, और बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके सबसे पहले तो इस रूल से हुआ क्या है और इसका इतिहास क्या था। मतलब क्योंकि पहले भी हमने सुना था कि कभी किसी टाइम पर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हुआ करती थी, बट बाद में ये किसी रीजन्स की वजह से हटा दी गई। तो आज जब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैंडेटरी प्रैक्टिस को लाया है, तो वो क्या सारे रीजन आज ख़त्म हो गए जिन रीजन्स की वजह से ये जो प्रैक्टिस थी हटा दी गई थी? तो इस पर सर आपका क्या कहना है, इसका क्या इतिहास है? ये हमारे लॉ स्टूडेंट्स को और मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ उन्हें आप समझाइए। पवन जी, ऐसा है, देखिए इसमें अगर मैं एक लाइन में बोलूं, देखिए मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसका इतिहास देखकर मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट इन द मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज। और ये बात मैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े गुरुजन, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, वाइस चांसलर्स जो हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, वो सभी इस तरह की बातें कह रहे हैं। अगर हम देखें 1958 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके परिणाम स्वरूप ये जो प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट था उसको हटा दिया गया। उसके पहले होती थी। फिर उसके बाद जो है ये 1986 में फिर एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। उसमें कहा कि साहब ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ये रॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, आपको कुछ तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। वो जो है ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी बात है, पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अलावा आपको जो है प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होना चाहिए।
इसके परिणाम स्वरूप जो निर्णय आया उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का 1992 का निर्णय है, वो 1993 में रिपोर्ट हुआ है। चीफ जस्टिस उस समय के जो रंगनाथ मिश्रा सर थे, उन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, गूढ़ बात है। वो कहते हैं द ट्रायल कोर्ट जज इज़ द लिंचपिन ऑफ द एंटायर जस्टिस सिस्टम, स्पेशली द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ट्रायल कोर्ट लेवल पे जो कुछ गलतियां हो गई हैं उनको सुधारना या तो नामुमकिन है या बहुत कष्टदायी है, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, और उसके लिए ये जो निर्णय आया जो 92 का है, इसको हम सेकंड जजेस, ये सभी केसेस के नाम वही हैं, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो ये इसको 58 वाले को फर्स्ट कहते हैं, ये वाले को हम सेकंड कहते हैं। तो जो सेकंड जजेस केस था, इसने दोबारा उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया कि साहब आपको 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर 1999 में जस्टिस शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशंस आई। जस्टिस शेट्टी अगेन सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा साहब अब ये नए नेशनल लॉ स्कूल खुल गए हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे बेंगलोर का एग्जाम्पल लिया क्योंकि वो पहला था, 1987 में स्टैचूटरी बॉडी के रूप में बना था, उनका पहला बैच 92 में पास आउट हुआ। तो वो कहते हैं साहब आज सिचुएशन, ये 1999 की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब 20,000 25,000 रुपये प्रति महीना ग्रेजुएट्स को मिल रहा है, तो ऐसे ग्रेजुएट्स को आप रॉ ग्रेजुएट्स तो नहीं बोल सकते। तो ये सीखे सिखाए लोग हैं, तो इनको आपको फ्रेश यंग टैलेंट मिलेगा। तो ये जो है, ये रिकमेंडेशंस के बेसिस पे उच्चतम न्यायालय ने 2004 में अपना निर्णय दिया, और ये जो 2 साल की 3 साल की शर्त थी, इसको समाप्त कर दिया प्रैक्टिस की। तो अब कोई प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जिसके पास LLB है, 2 साल 3 साल की LLB है या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 12वीं कक्षा के बाद, आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर यही समस्या आने लगी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होने लगी, हाई कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजंस होने लगे। हाई कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि ये मामला पूरी तरह ख़राब हो गया बिकॉज ट्रायल जज अनुभवी नहीं थे, उनके पास प्रैक्टिस का अनुभव नहीं था। जुडिशल एकेडमी में आप क्या सिखा सकते हैं उसकी सीमाएं होती हैं। मैं अक्सर जाता हूँ, सब तरह की एकेडमीज़ जाता हूँ, पुलिस एकेडमीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमीज़, जुडिशल एकेडमीज़। किसी भी एकेडमी की मुझे लगता है सीमाएँ होती हैं कि वो क्या सिखा सकते हैं, उनका पर्पस क्या है। मैं उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करूँगा, बट पहले इस पॉइंट पे तो कोई वो जो है, उन्होंने कहा साहब जो हाई कोर्ट्स के निर्णय आने लगे, सुप्रीम कोर्ट के भी एक आध में ऑब्जर्वेशंस हैं, ख़ास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ज़्यादा इस पे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हैं। तो सभी राज्यों से और सभी हाई कोर्ट से अपना मत मांगा गया। इसी ये जो केस चल रहा था, चौथा ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसमें जो है साल 2023 में मत मांगे गए, 2024 में सबने अपने मत दिए। आपको जान के शायद ताजुब होगा, सभी हाई कोर्ट्स इस पे एकमत हैं कि प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है एक आध है जो 2 साल। 2 हाई कोर्ट्स हैं, राजस्थान और सिक्किम, वो कहती है नहीं साहब प्रैक्टिस की शर्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टैंड थोड़ा सा अलग है, वो कहता है हाँ साहब प्रैक्टिस तो होनी चाहिए बट 1 साल। अब दिल्ली में ऐसा क्या विचित्र है कि आदमी 1 ही साल में सब सीख जाता, मेरी समझ में तो नहीं आता। बट देन दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुशंसा की है, कुछ सोच समझ के की होगी। इसी तरह राज्य सरकारों ने भी अनुशंसाएं की। एक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है जिसने कहा नहीं साहब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें से एक नागालैंड है, दूसरी त्रिपुरा है, जिन्होंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने कारण भी बताए हैं। इन्होंने अपने कारण बताए कि साहब हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके साधन सीमित होते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने अपने कारण बताए हैं। ये जो है, मतलब मैं कैसे बोल, मैं राज्य सरकारों ने ये कारण बताए हैं, बट उनके उच्च न्यायालयों ने इसको नहीं माना। उच्च न्यायालय जस्टिस की क्वालिटी देख रहा है, राज्य सरकारों को ये सब बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं अपने नागरिकों के, जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है राज्य सरकारें। तो ये तो इसका थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, जो हम एकेडमीज़ की बात कर रहे थे, देखिए मेरे मत से कोई भी एकेडमी
दो तरह के कार्य करने में निपुण है या दो तरह के कार्य कर सकती है। एक तो इन सर्विस ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग की जो आदमी पहले ही नौकरी में है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसको कुछ नई स्किल्स देनी है या अपडेट करना है, जिसको रिफ्रेशर। एक तो ये काम हो गया। और दूसरा है नौकरी के प्रारंभ में, मान लीजिए ये बुनियादी प्रशिक्षण हो गया, फाउंडेशन कोर्स, है ना, इस तरह की चीज़ें कर सकते ना। बुनियादी प्रशिक्षण में आप उसको वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो किताब में शायद नहीं सीखी, उसको कुछ रिफ्रेश कर सकते हैं, कुछ नया दे सकते हैं। बेसिकली एक ब्रिज, पुल का काम करता है वो, कि कॉलेज की दुनिया और कार्यक्षेत्र की दुनिया में एक पुल का काम। आप कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें उसमें नहीं सिखा पाएंगे बुनियादी प्रशिक्षण में। आप अनुशासन सिखा सकते हैं, आप पंक्चुअलिटी सिखा सकते हैं, आप थोड़े से विनम्रता सिखा सकते हैं, बट इसके आगे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप मान लीजिए किसी जुडिशियल एकेडमी में CRPC थोड़ी सिखा देंगे, आप कोर्ट क्राफ्ट थोड़ी सिखा देंगे। इंडियन एयरफोर्स कोई आपको सिम्युलेटर में बैठ के पायलट प्लेन चलाना तो नहीं सिखा सकता। तो वही समस्याएं आती हैं इसमें। अब लॉ थोड़ा सा जटिल हो जाता है। देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी देख लीजिए, यहाँ तक कि जो टॉप की हैं, IAS या IPS या कोई सी भी, इनमें सब में क्या एलिजिबिलिटी है, जो अहर्ताएं हैं वो क्या हैं? 10 + 2 + 3 यानी कि ग्रेजुएट। आप देख लीजिए, विज्ञापन आता है ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, आपकी चाहे PSC की चाहे IAS की, सब में यही है। अब यहाँ थोड़ी समस्या अलग हो जाती है। अगर मैं एक छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 10 + 2 + 3 में तो वो ग्रेजुएट हुआ, फिर उसने LLB की +3। अब आप कह रहे हैं +3 प्रैक्टिस, सो 10 + 2 + 3 के बाद +3 + 3 6 ईयर्स। चलिए मान लीजिए उसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया, तो 1 साल कम हो गया। आपका जो है 6 की जगह 5 हो गया। तो यदि कोई व्यक्ति 5 साल और पढ़ाई कर रहा है या 6 साल और पढ़ाई कर रहा है, एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है, तो क्या उसकी सर्विस कंडीशंस में वो बात दिखनी चाहिए? मेरे विचार से हाँ। जो लोअर कोर्ट जजेस की जो वेतन होता है, जो सर्विस कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं। मतलब यहाँ पे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लोअर कोर्ट जजेस की पेंशन 10,000 रुपये से भी कम है। जो आदमी डिस्ट्रिक्ट जज से कम रिटायर हुआ या डिस्ट्रिक्ट जज पे भी रिटायर हुआ, कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस की पेंशन 10,000 रुपये से कम है। आपको पता है आज के समय में 10,000 रुपये में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का ही वो निर्णय है, वो बता रहा है कि हाई कोर्ट जजेस की पेंशन 15,000 रुपये, जो पुराने हाई कोर्ट जजेस रिटायर हुए। तो अब उन्होंने वो फिक्सेशन किया है, उसके परिणाम स्वरूप नया कानून आया है। तो मेरे मत से अगर ये करना भी है, अब उस पर थोड़ी चर्चा हो सकती है कि 3 साल करना चाहिए या 2 साल, या क्या आपने इसका साइंटिफिक स्टडी किया, एम्पेरिकल स्टडी किया। इट शुड रिफ्लेक्ट इन द सर्विस कंडीशन। जैसे मैं बताता हूँ आपको, टीचरों के केस में आपकी एलिजिबिलिटी है PhD। तो PhD करने में आपको 4 वर्ष लगे, मास्टर्स करने में आपको 2 वर्ष लगे, तो 6 वर्ष लगे, तो इसलिए वो आपको 5 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देते हैं। कुछ इस तरह का जजेस के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपको थोड़ी सी समस्या आएगी टैलेंट अट्रैक्ट करने में भी, और छात्रों के लिए भी समस्याएं बढ़ी। बिल्कुल, ये मतलब एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर 3 साल की प्रैक्टिस में जो यंग माइंड्स होंगे वो कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाएंगे, वो इतना वेट शायद ना कर पाएँ। बट अगर हम सर्विस कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे कि आप 3 साल बाद आ रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, तो वो देखिए पवन, एक और इसमें समस्या है कि जो हिंदुस्तान में कोई सी भी ऐसी नौकरी नहीं है सिवाय UPSC का जो IAS एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, जो हर साल होता है। ना तो PSC का एग्ज़ाम हर साल होता है, ना लेबर ऑफिसर का हर साल होता है, किसी का नहीं होता। किसी भी सर्विस का, ना लोअर जुडिशरी का होता है, ना हायर जुडिशरी का होता है। आप मान के चलिए लोअर जुडिशरी का औसतन, आप मुझे करेक्ट करिए गलत बोल रहा हूँ तो, 5 साल में एक बार ऑन एन एवरेज 4 to 5 ईयर्स। अच्छा, उस इम्तहान को पूरा होने में, एग्जामिनेशन प्रोसेस को पूरा होने में 1.5 साल और लग जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और रिजल्ट 1.5 साल। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डिक्लेरेशन, 1.5 साल। तो 5 और 6.5 साल हो गए। मैं एलिजिबल हुआ हूँ आज, मेरी 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, 6.5 साल और हो गए। तो मेरा तो जब नंबर आया तब 9.5 साल हो गए मुझे लॉ खत्म किए। तो मेरी आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष।
अब क्या कोई सामान्य वर्ग से आया हुआ व्यक्ति 35 वर्ष तक सरकारी नौकरी का वेट कर सकता है, जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, या कोई मतलब फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन जिसे कहते हैं, या कोई सामान्य आर्थिक वर्ग से आता है, निम्न आर्थिक वर्ग से आता है? महिलाओं की तो मैं बात करूं तो फिर तो अलग ही हम दिशा में चले जाएंगे। तो क्या आप 35 साल तक वेट करेंगे तो क्या आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे? सब या तो कॉर्पोरेट लॉ में भाग जाएंगे, या सब यूपीएससी की तैयारी करने लगेंगे, या विदेश चले जाएंगे। विदेश चलेंगे, सही बात है। तो हमारे एयरफोर्स चीफ ने ये बात बोली है कि अब अच्छे इंजीनियर नहीं मिल रहे। कल परसों में पढ़ रहा था, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो कहते हैं अब हमें अच्छे एयर इंजीनियर्स नहीं मिल रहे क्योंकि सब विदेश जा रहे हैं। तो ये समस्याएं थोड़ी सी टैलेंट की आने वाली हैं, और मैं ख़ास तौर से बताऊं, जो टैलेंट की समस्याएं आएंगी वो अगले 2-3 सालों में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये मेरा सोचने का तरीका है कि अगले 2-3 सालों में वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो पहले से पास आउट हो चुके हैं। वो उन्होंने पिछले साल भी दिया था, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, इसलिए वो अब दे आएंगे। रहे हैं। तो अब हाँ, थोड़ी सी जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जो 600 जजों का जो सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारे सालों तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कई उच्च न्यायालय के जज इस तरह का मानते हैं कि उसमें से थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका मेरिट, बिकॉज 600 व्यक्ति एकदम से आपने ले लिए। सही बात है। अगर सर इसमें सर्टेनिटी ले आएंगे, हर साल अगर हर साल एग्जामिनेशन होना, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, तो उसमें अच्छा कैंडिडेट हमें मिल जाएगा। राज्य सरकारें, हाई कोर्ट ये सब सोचती हैं कि साहब हमारे को 20 वैकेंसी हैं, हम क्यों रिक्रूट करें? नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। अगर आपकी 20 वैकेंसी है तो आप करिए ना 20 का रिक्रूटमेंट, कौन रोक रहा है? आप क्यों ऐसा वेट कर रहे हैं कि 300 बनाए पहले से? हाँ, पहले उसको 300 बनाएं और फिर उनको फिर करें, फिर उससे समस्याएं बढ़ती हैं। आपकी जुडिशियल अकेडमी में जगह नहीं है। फिर अभी देखिए ना, जब 600 रिक्रूटमेंट हुए तो क्या हाल हुआ, मतलब ट्रेनिंग ही नहीं है। एग्जैक्टली वही समस्या है। सो एक एक रूम में आपको दो ट्रेनीज को रखना पड़ता है, तो वो सारे इश्यूज आते हैं, क्लासरूम्स के बाकी सारे इश्यूज आते हैं। हाँ, मतलब अगर हम हर साल से ले आएंगे तो एक तो हमें इंफ्रा कम लगाना पड़ेगा और क्वालिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रति वर्ष अवश्य रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक और सोचने का तरीका है कि अगर हमने 3 वर्ष की एलिजिबिलिटी रखी और व्यक्ति वाकई में 3 वर्ष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए हमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है 20 मई का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन 4th जजेस केस 20 मई 2025, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी 20 मई के पहले के एडवर्टीजमेंट्स आ गए हैं उन पे ये लागू नहीं होंगे, बट उसके बाद वालों पे लागू होंगे। और हाई कोर्ट्स को बोला है कि आप अपने अपने रूल्स बना लीजिए फॉर रिक्रूटमेंट इन 3 मंथ्स। और कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि आप प्रैक्टिस को कैसे मेजर करेंगे। कोई भी या तो जुडिशियल ऑफिसर या कोई वकील जिसकी 10 साल की स्टैंडिंग है वो सर्टिफाई करेगा, और यदि वकील साहब सर्टिफाई कर रहे हैं तो उसको काउंटर साइन करेंगे जुडिशियल ऑफिसर। तो ये रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है उसमें ये भी रखना चाहिए कि कितने वकालतनामे हैं, कितने आपके, उस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मान लीजिए 1 साल में 20 होने चाहिए वकालतनामे, राइट? तो उससे पता चल जाएगा आप किसी सीनियर के साथ इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमारी बार काउंसिल कहती है कि जो यंग वकील हैं उनको 15,000 रुपये मिनिमम ऑनरेरियम देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर वकील ये भी पूरा करते हैं। बट थोड़ा सा सोचिए, जो व्यक्ति अच्छे इंस्टीट्यूशन से लॉ करके आया है, क्या वो 15,000 रुपये के लायक है? दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, ड्राइवर 20 से 25,000 रुपये लेते हैं। तो क्या जिस व्यक्ति ने 10+2+3+3 या 10+2+5 किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, क्या वो 15,000 के ही लायक है? और माइंड यू, मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकतर जो मेरी जानकारी है, मेरे समय में तो ये सब होता ही नहीं था। मैंने 5 साल प्रैक्टिस की है 2005 से 12, तब तो ये सब सवाल ही नहीं उठता था। बट आज भी मेरी जानकारी के अनुसार अधिकांश वकील तो ये नहीं कर रहे हैं, इस तरह का स्टाइपेंड नहीं कर रहे सर हमें। तो बाकी सर एक और क्वेश्चन था, जैसे जो जुडिशियल एग्जाम्स का प्रोसीजर है 1 से 1.5 साल लग जाता है। अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि हर पेपर पर रेट डल जाती है। तो मतलब अभी जैसे यूपी में एक केस हुआ कि 50 बंडल कॉपी के बदल गए, और कहीं पर एग्ज़ाम लीक हो गया, या
कम से कम हम देख रहे हैं कि नॉर्मली 8 से 10 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, फिर उन्हें चैलेंज बच्चा कर रहा है, फिर कोर्ट उस पे कह रही है कि आंसर सही है, फिर रिवाइज रिजल्ट आंसर बन रहा की है, दोबारा बन रही है, रिजल्ट तो बन रहा है। और 1 साल एक्स्ट्रा लग Yes, जाता है। एमपी में हुआ, यूपी में हुआ, अभी राजस्थान तक में हुआ। ये जो यूपी की जो हम बात कर रहे थे जिसमें 600 जुडिशियल ऑफिसर एक साथ रिक्रूट हुए, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट हो नहीं पाया। इस कारण से राजस्थान में एक स्थिति बन गई थी कि जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, मतलब जो पीसीएस है, उससे जो आईएएस में प्रमोशन है, उनका एक भी पद नहीं भरा था क्योंकि 20 साल से हो ही नहीं पाया था क्योंकि कोर्ट में ही मामला विचाराधीन। तो इस तरह के जो मामले हैं, कोर्ट्स को बड़ी जल्दी इनको निपटारा करना चाहिए ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज इससे पूरा जो आपका प्रोसीजर है वो लंबित हो। हाँ, क्योंकि कोर्ट में पेंडेंसी केसेस की बहुत है। अब कोई अगर रेट जाती है एग्जाम को लेके तो वो लगती प्रायोरिटी है पे नहीं रहती। तो सर क्या अलग से एक ट्रिब्यूनल बन जाना मुझे चाहिए? ऐसा लगता है यस, उसमें बिल्कुल एक देखिए, अगर हाई कोर्ट्स उसमें एंटरटेन कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करना बंद कर दिया। नहीं तो पहले एक ट्रेंड बन गया था एसएलपी में लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, वो बंद कर दिया। बट ऑफ कोर्स आपका संवैधानिक अधिकार है, हाई कोर्ट जाइए, बट अगर आप इसको एंटरटेन कर रहे हैं तो या तो आप इसको एक समयबद्ध तरीके से करिए, जैसे आपने मान लीजिए एमपी एमएलएस के कोर्ट बना दिए, उस तरह से कोई कोर्ट बना दीजिए, कोई ट्राइब्यूनल बना दीजिए, ताकि तैयार होकर मैटर हाई कोर्ट के समक्ष जाए, 1 या 2 तारीख में उसका निपटारा हो जाए। बिकॉज उसको समयबद्ध तरीके से करना, बिकॉज छात्रों का जो है ना वो हित बहुत आवश्यक हो जाता है। मेरा निजी मानना है, हो सकता है कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक रखें, कुछ लोग ना रखें। मेरा निजी मानना है कि कोई भी व्यक्ति स्किल्स सीखना चाहता है जब वो नौकरी में नहीं होता। सब स्किल सीख लेगा, सही बात। उसको बोलिए गाड़ी चलाना सीख लो, वो गाड़ी चलाना भी सीख ले, जबकि उसकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं गाड़ी चलाने। इसको बोलो स्विमिंग सीख लो, वो भी सीख लेगा। नौकरी में आने के पश्चात आदमी स्किल्स नहीं सीखता, वो लिमिटेड हो जाता है। हाँ, वो सोचता है आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूं, मैं आज शासकीय सेवा में हूं या किसी भी सेवा में हूं। तो ये समस्या है, थोड़ी सी एटीट्यूडनल है। तो इसलिए जो ये बात होती है ना कि साहब जुडिशियल एकेडमी तो हमने बना दी और वहाँ पे स्किल सीख लेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। जुडिशियल एकेडमी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं और कर रही हैं, बट दे आर नॉट सब्सटीट्यूट्स फॉर द कोर्ट रूम। जो आप कोर्ट क्राफ्ट सीखते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा कोर्ट क्राफ्ट में? हम लोग ने इतना ये देखा कि साहब अगर जज साहब आपकी बात सुन रहे हैं तो किस तरह से आर्ग्यू करना है, जज साहब नहीं सुन रहे हैं तो किस तरह से आर्ग्यू करना है। अगर आप लॉ में स्ट्रांग हैं तो लॉ को आर्ग्यू करिए, अगर आप फैक्ट पे स्ट्रांग हैं तो फैक्ट को आर्ग्यू करिए। इस तरह का जो दिग्गज होते हैं बार पे, उनको देख के आप सीखते हैं। कोर्ट क्राफ्ट बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, एक एस्पेक्ट और है, लिटिगेंट से कैसे डील करना है। जो व्यक्ति जिसके लिए कोर्ट है, लिटिगेंट से डील करना। देखिए, अगर आप कभी वकील ही नहीं रहे तो आप जब जज बनेंगे तो आप लिटिगेंट की समस्या को शायद नहीं समझ पाएंगे। तो लिटिगेंट की समस्या वकील ही जानता है। तो वो थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट है जिसको हमें देखना होता है। तो जो हम देख रहे हैं ना, जो ये कंप्लेंट्स हैं कि बिहेवियरल इश्यूज हैं या एटीट्यूडनल इश्यूज हैं, मैं इसके लिए उन जजेस को नहीं दोष दे रहा जो सीधे कॉलेज से जुडिशरी में सेलेक्ट हो गए 22, 23, 24 साल की उम्र, उनका दोष नहीं है। ये दोष केवल इस चीज़ का है कि उनको कोर्ट का अनुभव नहीं है। अगर वो उनको अनुभव होता तो वो जो है वकील से कैसे पेश आना है, लिटिगेंट से कैसे पेश आना है, कोर्ट स्टाफ से कैसे पेश आना है, ये सब मतलब थोड़ी सी स्किल्स हैं। सो वो थोड़ा सा एस्पेक्ट है। और इस पे आप देखेंगे सभी हाई कोर्ट्स यूनानिमस है। अगर सभी कह रहे हैं तो देन ऑब्वियसली इसमें कुछ दम होगा। अच्छा, हमारे जैसे तो शिक्षाविद होते हैं। मैं जो है देख रहा था, एक वाइस चांसलर साहब हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, उनकी मैं बात सुन रहा था एक बार, तो उस पर यही बात हो रही थी कि क्या इस तरह का जो डिसीजन लिया है इसमें किसी कमेटी में क्या एक किसी शिक्षाविद को होना चाहिए? मुझे लगता है हाँ, बिकॉज हम भी इन स्टूडेंट्स को बड़े क्लोजली देखते हैं। तो जज साहब तो देखते ही हैं, जब ये जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस इनको देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज, बट उसके पहले हम इनको देखते हैं जब ये LLB या LLM कर रहे होते हैं। सो उसका भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, एक व्यू पॉइंट इधर हमारी तरफ से भी होना चाहिए, एडमिशंस को भी रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो होलिस्टिक पिक्चर आपको मिलेगा।
क्योंकि सर मतलब स्टूडेंट का करियर तो प्रायोरिटी पे हमें रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली भारत जैसे राज्य में, भारत जैसे देश में जो स्टूडेंट्स है वो आपकी अगली मतलब पीढ़ी है। पीढ़ी और जुडिशरी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मैं कहूँगा भारतवर्ष में, जिसके प्रति लोगों की आस्था अकाट्य है। मतलब बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत सारे बच्चे तो एलएलबी केवल इसीलिए करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास 2 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में 3 क्लास होती हैं, मतलब 1 साल में 6 क्लास, मतलब कम से कम 80 बैच में निकाल चुका हूँ। हर बैच में मैं पूछता हूँ, साहब आपने, जो 4-5 मेरे सवाल होते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कौन सा शहर से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। बिकॉज कोई भी बैच, कोई भी सेक्शन एक नहीं होता, सबके अपने। आप लॉ क्यों पढ़ना चाहते हैं, लॉ के बाद आपने क्या सोचा। बहुत सारे बच्चों का जवाब, साहब मैंने लॉ इसलिए किया क्योंकि मैं जज बनना है, और मैं जो है मेरा आगे का प्लान क्या है, साहब जज। मैंने कहा यार वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। नहीं साहब कोई बात नहीं, चने खा लेंगे लेकिन जज ही बनेंगे। खास तौर पे मैं आपको बोलूँ, यूपी और बिहार के बच्चों में ये ट्रेंड ज़्यादा है। जैसे आपका आप देख लेंगे, जैसे एनएलयू पटना है, चाणक्य नेशनल, उसको जुडिशियल सर्विसेज की माइन कहा जाता है। मतलब वहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं जुडिशियल सर्विस, नॉट ओनली बिहार, बाकी जगह के भी। तो एस्पिरेशन उनका ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चों का मुझे लगता है थोड़ा सा कि कुछ हमें थोड़ा सोचना होगा। बट उसकी दूसरी साइड है कि अगर आपकी 3 साल में प्रैक्टिस चल निकली तो आपके वारे न्यारे हो गए, बल्ले बल्ले है, बिकॉज देन स्काई इज द लिमिट। बिकॉज मैंने आपको बोला ना, जुडिशरी में सर्विस कंडीशंस बहुत ख़राब हैं लोअर लेवल पे, और पे पैकेज भी काफ़ी मेरे हिसाब से बहुत कम है। जिस तरह का आपसे कार्य वांछित है, जिस तरह का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और बहुत सही कहता है, द ट्रायल कोर्ट जज फ्रॉम डे 1 इज डिसाइडिंग इश्यूज ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। तो ट्रायल कोर्ट जज, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार या तो नामुमकिन है, या बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे वो सुधार हो सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ बाकी एलिट जो सर्विसेज हैं, ताकि आपके जो दर्शक हैं उनको ये बात थोड़ी सी और समझ में आए। देखिए, मैं किसी की कोई क्रिटिसिज्म या बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर है, वो असिस्टेंट कलेक्टर है, पहली उसकी पोस्टिंग है, उससे कोई गलती हो जाती है अनुभवहीनता के कारण या किसी और चीज़ के कारण, उसको सुधारने के लिए SDM साहब हैं, कलेक्टर साहब या DC साहब या DM जो भी आप बोलते हैं वो हैं, कमिश्नर साहब हैं, पूरी राज्य सरकार है, सेक्रेटरीज हैं, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सिमिलरली आपका जो कोई पुलिस ऑफिसर है, वो असिस्टेंट SP है, उससे कोई गलती हो जाती है, वो गलत आदमी को पकड़ लाता है या गलत आदमी को छोड़ देता है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पहुंचता नहीं है, जो भी SDOP है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, SP साहब हैं, DSP साहब हैं, SSP हैं, DIG, IG, ADG और DG। तो पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप कुछ खास कर नहीं सकते। एक बार गलती हो गई तो क्या होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज आपको बुला के बोल देंगे भाई, मतलब तब तक लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, है ना। मतलब, और हर आदमी तो SLP में जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट। कितने केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं SLP में, तो और SLP में सुप्रीम कोर्ट कितनों को सुन पाता है। आप मंडे और फ्राइडे देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 3-4% मैटर एडमिट होते हैं। तो SLP इज नॉट एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर करेक्शन। इवन हाई कोर्ट नहीं कर पाता, वो खुद बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला जो रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा है 1992 में, ट्रायल कोर्ट जज इज द किंग पिन, है ना। एक और बात जो कही हुई है, जो लॉ ग्रेजुएट्स को 1986 में लॉ कमीशन कहता है रॉ ग्रेजुएट्स हैं। मैं काफ़ी हद तक उस बात से सहमत हूँ। मैंने जो देखा है, खुद मैंने 7 साल प्रैक्टिस की, कई सारे जो जजेस थे वो बहुत यंग, बहुत ब्राइट, बट किताब में क्या है जो आपने जुडिशियल एकेडमी में सीखा या देखा और यहाँ पे फ़र्क है। हाँ, जज साहब को अटैच भी करते हैं, किसी ट्रेनी जज को अटैच करते हैं, कोर्ट ट्रेनिंग होती है। यस, बट उसके भी देखिए लिमिटेशन होते हैं कि आप कितना, जो आपने एज अ लॉयर नहीं सीखा
वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, बट मतलब मेरा जो उसका आपके हिसाब से कोर्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट होनी इसमें चाहिए रीडिफाइनिंग की अभी थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें चेंजेस इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अगर लगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या 3 साल एक पत्थर की लकीर है, और अगर आप 3 साल कह रहे हैं यू मस्ट बी वेरी श्योर कि वो उस व्यक्ति ने असल में 3 साल किया, नहीं तो ये फिर आपका फेल हो जाएगा, हाँ, इसका फिर वो पर्पस डिफीट हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको इंश्योर करना चाहिए कि कितने वकालतनामे, कितनी इसकी फिजिकल प्रेजेंस है, क्या आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली, जो भी कुछ इस तरह का होना चाहिए। हाँ, क्योंकि या तो आप प्रैक्टिस रूल लगाइए ही मत, है ना, वरना क्योंकि इसका पर्पस क्या है कि बच्चा कोर्ट में जाए। बिल्कुल, देखिए हमारे, मैं आपको यहाँ पे मुझे बताने में कोई ऐसी शर्म नहीं है, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट है 4 साल की प्रैक्टिस का, उसमें से 1 साल होना चाहिए अंडर एन AOR। लोग ऐसे होते हैं जो कभी सुप्रीम कोर्ट गए ही गई नहीं, नहीं, तो वो सर्टिफिकेट बन जाता है। यस, तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो फिर देन द पर्पस इज डिफीटेड, और फिर आपका डबल नुकसान है, आपको यंग कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे, बिकॉज देखिए यंग कैंडिडेट अपना एनर्जी एंथुजियाज्म लेके आता, वो भी नहीं मिल रहे, और आपको कोर्ट एक्सपीरियंस भी हाँ, नहीं मिल क्योंकि रहा। सर अब मतलब एक तरफ तो यंग और फ्रेश माइंड्स है हमारे पास, जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि जितना माइंड नया होता है उतना वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सीखने की सही। उसमें क्षमता भी ज़्यादा होती है। एक तरफ है अनुभव, तो अब यहाँ पर दोनों को कैसे बैलेंस मतलब किया सो जाएगा? उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। देखिए हमारे जो एंशंट सिस्टम्स हैं वो कहते हैं कि आपकी सीखने की उम्र 25 साल तक होती है, तो जितना आपने सीखना है, जो मतलब किताब से सीखना है, बाकी तो जीवन में आप सीखेंगे, तो 25 to 50 इज़ वर्किंग एज, 50 to 75 इज़ दिस थिंग अपना फैमिली एज, एंड 75 के बाद आप जंगल में चले जाइए, राइट। यही हमारा एंशंट सिस्टम है, वो बड़ा साइंटिफिक है। तो 0 to 25 आपकी सीखने की, पढ़ने की, किताब की एज है, तो उस 25 तक आपकी नौकरी लग जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, आप 18 साल तो अपना स्कूल ख़त्म कर रहे हैं, 21 साल पे आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहे हैं, 24 साल पे आप LLB ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप जाएंगे प्रैक्टिस करने, 27 साल के आप हो गए, फिर ये जो मैंने आपको गिनती गिनाई 6.5 साल की, तो 33-34 साल के आप हो गए, तो 35 साल पे तो आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो एलिजिबल हो जाते हैं। जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, और आप जाके किसी से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशंस वगैरह में, आम तौर पे देखा जाता है कि हायर जुडिशरी में जो कैंडिडेट्स मिलते हैं ना, जो उन्होंने पेपर्स में लिखा है, उसका स्तर लोअर जुडिशरी से कम है। वो क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि उन लोगों को आता नहीं है, उनकी लिखने की आदत चली गई है। अब जैसे मुझे देखिए, मैंने लास्ट टाइम लिखित एग्जामिनेशन 20 साल पहले दिया था, आज तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, अब तो हमने साइन करना भी छोड़ दिया है, डिजिटल सिग्नेचर आ गया है, आप देख रहे हैं। तो मुझे ज्ञान पूरा है, वही चीज़ अब मैं 20 साल से बार बार पढ़ रहा हूँ, तो वो रिवाइज होता जाता है, तो वही आपका ADJ लेवल के एग्जाम में हो रहा है, तो यही आपका शायद यहाँ होगा। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है महिलाओं का एस्पेक्ट। हाँ सर, वो भी मेरा मतलब अभी अगला क्वेश्चन यही था, जी क्योंकि मतलब ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है अगर, तो या तो वो छोटे शहरों के बच्चों पे पड़ा बिल्कुल है बिल्कुल या फिर महिलाओं पे पड़ा है, क्योंकि अब क्या है कि पेरेंट्स का मतलब हमारी सोसाइटी में जो है बिल्कुल है ये बात कि लड़की की शादी करने की भी जो है माँ बाप सोचने लगते हैं बहुत टाइम से। तो पहले वो एक तो 5 साल का लंबा कोर्स या 6 साल का लंबा कोर्स, है ना, उसी में वो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स तो हाथ खड़े बिल्कुल कर सही, लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद एक सपना होता है कि हमारी लड़की जज बन जाएगी, चलो 5 साल हैं दे देते हैं, होशियार है, मेहनती है, बन जाएगी। पर अब और 3 साल के लिए जो है इंतज़ार करना, तो अब यहाँ पर जो है जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, अब उन्हें ये दिक्कत हो रही है कि अब वो कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं। यही समस्या महिलाओं की जो है ना, मैं आपसे यही, मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन करूंगा, महिलाओं का जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, या जो मैं कहूँगा कि जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आई मीन चलिए आर्थिक रूप से संपन्न हो भी, पर अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं है तो उनको तकलीफ होगी। तो इनकी सबकी एक एक करके थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात,
मैं जब जुडिशियल अकेडमीज में जा रहा हूँ, आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ 80, और ये मैं नहीं, ये चंद्रचूड़ साहब हमारे भूतपूर्व CJI वो भी यही बात बोल, 80% भी मैंने देखे हैं महिलाएं एक जुडिशियल अकेडमी में कोर्स में, मतलब एक बैच में। 60% 70% तो बहुत आम है। आम है। तो अब जब मैंने अभी आपके सामने किया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज हर साल रिक्रूटमेंट नहीं होता, तो आप पहले अटेम्प्ट में आ गए बट फिर भी आपकी आयु 35 साल हो गई। तो कितने माता पिता अपनी पुत्री को 35 साल की उम्र तक शादी नहीं कराएंगे? मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा होगा। दूसरा, अगर शादी के पश्चात कितने पति ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे 35 की आयु तक? तीसरा, कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो मान लीजिए बच्चे हो गए उसके बाद इतनी पढ़ाई कर सकती हैं, राइट? तो ये थोड़े से एस्पेक्ट देखने। हाँ, एक आध जरूर होंगे ऐसे अपवाद, बट अपवादों से तो नहीं चलती दुनिया। तो आप बेसिकली विमेन को आपने बाहर कर दिया, जो कि बहुत सैड सिचुएशन है। अभी आज की डेट में ऐसा लगने लगा कि ट्रायल कोर्ट में महिलाएं आने लगी। मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं प्रैक्टिस करता था कितना ख़राब हालत थी। महिला वकीलों के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में टॉयलेट नहीं था। टॉयलेट, महिलाओं का टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट के अंदर था, नारियल की तरह। नारियल, आप समझ रहे हैं कि कटोरे के अंदर कटोरा। सो द लेडीज टॉयलेट इज सिचुएटेड इनसाइड द जेंट्स टॉयलेट। अब कोई महिला कभी जाएगी क्या? आज जाके बना है महिलाओं का टॉयलेट, और ये सबसे बड़ी अदालत है दिल्ली की, राइट? और ये वकीलों का ये हाल है तो जजों का भी वही हाल है। मैं एक जज को जानता हूँ, कहती हैं साहब मैं तो जो है 5 स्टार होटल में जाती हूँ, लंच टाइम में टॉयलेट नहीं तो आई डोंट गो द होल डे, राइट? खुद ही उन्होंने बताया कि भाई है ही नहीं, राइट? सो इस तरह की समस्याएं हैं। तो अब सुधार होने, इस सब के बावजूद महिलाएं आने लगी, और आपने तो बिल्कुल उनको इतना बॉडी ब्लो दे दिया, मैं कहूँगा। अच्छा, सिमिलरली आप देखेंगे जो व्यक्ति गरीब तबके का है, उसका ये रहता है भाई जल्दी से जल्दी मैं कमाने लगूं, राइट? मेहनत करेंगे हम। तो सिमिलरली कोई मान लीजिए SC ST या छोटे शहर का है, अगेन द सेम प्रॉब्लम। कोई स्कॉलरशिप पे है, उसकी भी यही समस्या है कि स्कॉलरशिप तो मेरी ख़त्म हो गई, अब मैं 3 साल अपना भरण पोषण कैसे करूं? अच्छा, फिर वही बात, अगर आप किसी छोटे शहर के हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो आमदनी नहीं होगी, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कौन आदमी लखनऊ या इलाहाबाद या दिल्ली में अपना भरण पोषण कर सकता है कमरा लेके? दिल्ली में 15,000 रुपये से कम का तो कमरा नहीं मिलेगा महीने का, मतलब कहाँ से मिल जाएगा? सो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़ी सी देखनी चाहिए, विचलित करने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब अब थोड़ा सा मतलब एक इस लंबे जो प्रैक्टिस रूल को छोटा भी कर सकते हैं। मतलब अब कोई 3 साल मैनेज कर रहा है, वो अगर 2 साल मैनेज कर लेगा तो कहीं ना कहीं या तो ये स्टाइफंड वाला जो मेरा ऐसी, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, या तो ये स्टाइफंड वाला नियम थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए, और आप इंश्योर करें कि साहब थोड़ा सा स्टाइफंड और रिस्पेक्टेबल हो जाए। और ये जो, और आपको मुझे जो सजेशंस हैं 3 मैं कहूँगा। एक तो ये स्टाइफंड वाला जो रूल है, अगर आप 3 साल या 2 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करना चाहते हैं तो पहली बात तो आप स्टाइफंड देना शुरू करिए इमीडिएटली। जैसे ही व्यक्ति LLB कर लेता है उसको आप स्टाइफंड दीजिए, बच्चा मोटिवेट हो सके। हाँ, ताकि कुछ तो हो जाए, मतलब 15-20 हज़ार रुपये तो मेरे पास हो, मेरे पास गारंटी है कि साहब मुझे इतना तो मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, हर साल रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये जो मामले न्यायालय में लंबित होते हैं, आपने बताया आंसर की का मामला, फिर चैलेंज हो गया कुछ, ये जल्दी से जल्दी बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स इट शुड बी, इसका निपटारा होना चाहिए। और एक और जो मैं चौथी बात कहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल इसका बहुत पक्षधर हूँ, दैट जजेस, क्योंकि अब आप ला रहे हैं 3 साल और आपने बढ़ा दिया है, सामान्य मतलब दिस इज़ कॉमन सेंस। और हम बात करें आर्टिकल 14 की भी, तो पे स्केल्स तो उसी हिसाब से होने चाहिए ना कि स्किल। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी जज की स्किल किसी IAS ऑफिसर से कम है, जबकि रिक्वायरमेंट तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे ग्रेजुएशन है, यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स, और लॉ का ग्रेजुएशन फिर 3 साल, फिर उसके बाद आपने वो कर दिया आपका, मतलब लॉ के ग्रेजुएशन को मैं मास्टर्स बोल रहा हूँ, राइट? हमारी यूनिवर्सिटी में LLB इज ट्रीटेड एज अ PG कोर्स।
सो और फिर आप 3 साल की प्रैक्टिस, तो 6 साल ज़्यादा पढ़ाई है ना, तो 6 साल के हिसाब से तनख्वाह होनी चाहिए। तो ये 4 मेरे सुझाव हैं कि एक तो हर साल रिक्रूटमेंट, ये जो मामले लंबित रहते हैं ये नहीं हो, 6 महीने में इनका निपटारण हो, और स्टाइफंड ज़रूर इंश्योर करिए 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ, हर किसी को मिलना चाहिए, 100% लॉ ग्रेजुएट शुड गेट इट। और चौथा, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो वेतन है किसी लोअर कोर्ट जज का, उसको बढ़ाइए, तब आपको अच्छा टैलेंट मिलेगा। और इसको थोड़ा सा देखिए 3-4 साल कैसा चल रहा है, फिर असेस करिए। हाँ, क्या मतलब जैसे अभी बहुत और से बार बार बच्चे। ऐसे झटके मत दीजिए जो आप कर रहे हैं ना, मतलब जो मैं हाँ, हाँ, कहूँगा, हाँ, जो ये इनकंसिस्टेंसी, आपने 4 बार नियम बदल दिए, 70 साल में 4 बार तो थोड़ा सा गलत है। बार-बार बच्चा अपने आपको मोल्ड उस हिसाब से करता है। बच्चा बिल्कुल लॉ में बिल्कुल आ ही उस वजह से रहा है बिल्कुल कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन बिल्कुल है ना? अब बिल्कुल। सर, अब जैसे 3 साल की प्रैक्टिस रूल आ गई, अब मुझे नहीं लगता कि अभी ये मतलब जल्दी जाएगी, अगर जाएगी भी तो नहीं, बहुत जल्दी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल सही। है ना? तो सर, स्टूडेंट्स के पास अब क्या-क्या और ऑप्शंस हैं? जैसे एक मैं समझता हूँ कि सर, क्या टीचिंग में अब ज़्यादा बच्चे आएँगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है पवन। देखिए, टीचिंग में अब आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ कि क्योंकि व्यक्ति जो है एलएलएम करेंगे, जुडिशरी में हाँ, वैसे ही आप वो देते हैं इंक्रीमेंट एलएलएम के, पीएचडी कर लेंगे, फिर वो टीचिंग में आने हाँ, लगेंगे, क्योंकि क्योंकि वो अब वेट कर रहा है कि वो उसका जब जो है जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तब वो जाएगा। अगर यही स्थिति रही कि 5-5 साल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्रक्रिया 1.5 साल चल रही है, फिर कोर्ट में चला जाता, तो इससे तो वो आदमी जो है वहाँ से टीचिंग में आने लगेंगे, कॉरपोरेट्स में ज़्यादा लोग जाने लगेंगे, जो कि अच्छा साइन नहीं है। कॉरपोरेट्स अच्छा काम है, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अध्यापक पैदा करना, अच्छे जज पैदा करना, अच्छे वकील पैदा करना, ये हमारा मैंडेट है एज टीचर्स। तो ये होने लगेगा ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, मुझे लगता है कुछ लोग एटलीस्ट जो प्रैक्टिस में जाएंगे और उनकी चल निकली, वो फिर देखेंगे ही नहीं, वो नहीं देखेंगे वो कहीं। मुड़ के नहीं हाँ, देखेंगे। वो फिर जुडिशरी तो नहीं देंगे। हाँ, तो फिर वो जुडिशरी का लॉस कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, या हो सकता है इनमें से कोई डायरेक्ट हाई कोर्ट जज बनना पसंद करें, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, ये प्रैक्टिस अगर सेट हो गई तो वो नहीं आएंगे, राइट। ये एक परिणाम होगा। तीसरा, मुझे लगता है, हो सकता है मैं आशावादी हूँ, बट मुझे लगता है हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल लॉ की कोचिंग, जुडिशरी एग्ज़ाम की कोचिंग करते हैं, एलएलबी की क्लासों में नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब हमें अधिक छात्र क्लासों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, हाँ, राइट। क्योंकि सो सर इसमें अब जैसे पहले लॉ पास आउट करके बच्चा एलएलएम में लेने से भी डरता था कि हमारी तैयारी हैम्पर हो दैट्स राइट, जाएगी, दैट्स राइट, है ना? दैट्स अब राइट। उसे कोई डर नहीं है, अब उसे नहीं, लग आप रहा है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जो आपसे बात बता रहा हूँ, ये 2005 की बात बता रहा हूँ, या नहीं, 2005 की बात कर रहा हूँ। हमारी एक सहपाठी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर थी एलएलबी में, एंड वो जो है रहने वाली चंडीगढ़ की थी, एंड वो जो है जुडिशरी के एग्ज़ाम और आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा यार ये सब तो लॉटरी है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। तो उनका वर्ड्स मेरे कान में अभी भी रिंग करते हैं कि मेरी साधना में विघ्न पड़ेगा। 20 साल बाद भी मुझे उनके शब्द याद हैं। तो वो साधना कह रही हैं इसको। अच्छा, उन्होंने पिताजी के कहने पे या मित्रों के कहने पे पंजाब यूनिवर्सिटी का एलएलएम का एग्ज़ाम दिया, टॉप कर गई, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अगले साल फिर दिया, अगले साल फिर शायद उनकी तीसरी चौथी रैंक आई, फिर नहीं ज्वाइन किया। तो दुर्भाग्यवश उनका ना तो जुडिशरी में हुआ, ना आईएएस में हुआ। तो मतलब फिर माता पिता ने शादी कर दी। तो बहुत टैलेंटेड, मतलब मैं कह तो रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका तीसरा चौथा रैंक था एलएलबी में, जहाँ पे 1500-1600 बच्चे होते थे उस ज़माने में, अब 3500 बच्चे होते हैं। सो बहुत बड़ी बात है अगर आप चौथे पाँचवें नंबर पे हैं। हाँ, सो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब दुखी मतलब करते हैं मन को। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब कहीं न कहीं अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो बच्चा जो पहले अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देता था बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ से, जैसे एलएलएम, नेट, जेआरएफ और लिटिगेशन,
अब आर्मी में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैक का ऑप्शन है, जैक का ऑप्शन वहाँ है। क्यों नहीं जाते? स्पेशली जो एडवेंचर जिनको पसंद है, बहुत अच्छी लाइफ है, उसमें बहुत एडवांटेजेस हैं कि आप देखिए आपकी केवल 8 मेट्रो शहरों में पोस्टिंग होगी, आपसे थोड़ी कहेंगे कि बॉर्डर पे जाइए, आपको दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, गुवाहाटी, चंडीगढ़ ऐसी जगहों पे आप, बैंगलोर ऐसी जगहों पे पोस्टिंग होगी। जी सो एंड सारी आर्मी की लाइफ, सारी आर्मी का एडवेंचर, सारी फैसिलिटीज वही है, दैट्स अ गुड ऑप्शन। उसको मुझे ऐसा लगता है उस ऑप्शन की तरफ भी लोग जाना पसंद करेंगे। तो मतलब हर ऑप्शन के तरफ बच्चा अब बटेगा, तो हर ऑप्शन में बच्चा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मुझे लगता है ऐसा, इसका ये भी हो सकता है कि अब हमें हायर जुडिशरी में शायद थोड़े से अच्छे कैंडिडेट मिलने लगे, और अच्छे, बिकॉज कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और अब उनको पता चला, अरे यार मैं तो हायर के लिए भी एलिजिबल हो गया, हो गया, है ना? तो सही बात है। वो भी होगा। एक हमारे मतलब सीनियर थे, एक भैया थे, मतलब वो बिल्कुल 35 की एज पे थे। मतलब उन्होंने लोअर का भी भरा क्योंकि वो 35 के होने वाले थे, और वो प्रोसीजर में 35 के हो गए। उसके बाद हायर तुरंत आ गया, वो भी भर दिया। तो रिजल्ट का मैं आपको बता रहा हूँ कि लोअर का रिजल्ट आया, उनका नहीं हुआ, सेलेक्ट उसमें हो गया और हायर कुछ में। दिन बाद हायर का रिजल्ट आया, मैं उसमें हो आपसे गया। देखिए, मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता था, मैं आपसे क्या कह रहा था कि हम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं जो लोअर की कॉपीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं एज कम्पेयर टू हायर। हायर। सो यस, आपने ये बोला उसके पहले ही मुझे समझ में आ गई थी कि ये हुआ। जी सर। बाकी सर और क्या क्या ऑप्शन सर बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि अब बच्चे को क्या करना देखिए, चाहिए? मैं अब ये तो जो है, जो लीगल ऑप्शंस हैं, अगर कोई कल को इसको, इस डिसीजन को चैलेंज करता है, वो तो सब अपनी जगह है, इसमें कुछ मामूली फेरबदल हो ना हो वो अपनी जगह है, वो आपके एज ए स्टूडेंट कंट्रोल के बाहर है। बाहर है। आपको मेहनत करते रहना है, आपको डिसहार्टन नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। एक दरवाज़ा बंद होता है 4 खुलते हैं, जैसे आपने कहा। हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस में गए और आपके वारे न्यारे हो गए, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। हमें अच्छे वकीलों की आवश्यकता है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कितने हैं जो अब आजकल सक्सेसफुल हो रहे हैं? 5 साल मेहनत करनी पड़ती, 5 में से 3 तो आपने कर लिए। मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, कई बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो एक तो वो एस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपना लिखने पढ़ने की आदत बरकरार रखें। एग्जामिनेशन की तैयारी, जो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना कि ये जो हायर जुडिशरी में, वो अगर आप बरकरार रखेंगे, लिखने पढ़ने की हैबिट, नोट्स बनाने की हैबिट, हाथ से लिखना, ये एक कला होती है हाथ से लिखना, जो हम छोड़ देते हैं जब हमारे LLB LLM का एग्ज़ाम हो गया। वो अगर आप हाथ से लिखना चालू रखेंगे तो आप हायर में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, लोअर में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। एक ये मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर बोलना चाहूँगा। तीसरा, जो बाकी ऑप्शंस हैं वो आपके खुलते हैं। हमें अच्छे, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अच्छे टीचर्स की। एंड टीचिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन, इट इज़ रिलैक्स्ड, यू आर ऑलवेज यंग बिकॉज आप हमेशा यंग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और पे पैकेज भी अच्छा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है बट बुरा नहीं है। सो सर्विस कंडीशंस अच्छी हैं। सो बहुत आपको ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं हैं। इनफैक्ट जुडिशरी के करियर में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बहुत होती हैं, बिकॉज रोज़ आप फैसला कर रहे हैं कि इसकी जान, उसको जेल, तो वो सब जो है वो उसमें वो नहीं है। आप ऑफ कोर्स, आपका अगर मन वहीं जाने का है तो आप ज़रूर बाद में दीजिए एग्ज़ाम। हो सकता है क्या मालूम इसमें आप हायर जुडिशरी पहुंच जाएं, या क्या मालूम आप डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच जाएं अगर आपकी वकालत चल निकली। सो मतलब कोई भी, जिसे कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। सो ये मैं कहूँगा, बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मैं महिलाओं को बोलूँगा कि खूब अच्छे से तैयारी करें, खूब अच्छे से अपना जो है, हमेशा जुडिशरी में हम तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं जाने के लिए, कोई भी जुडिशरी हो गया, UPSC हो गया, हमेशा फॉल बैक ऑप्शन रखिए। तो जैसे ही LLB कर लेते हैं, प्रैक्टिस, अगर आपका रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस का, वो कर लीजिए। प्रैक्टिस के साथ मुझे एक और चीज़ लगती है, ये जो पार्ट टाइम LLM है, जो इवनिंग कोर्स LLM का, ये बहुत चल निकलेंगे। जो है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करते हैं जो पार्ट टाइम LLM, देखिए वही छात्र
सेकेंड ईयर 2 ईयर LLM भी कर उसके लिए भी ऑप्ट करता है और 3 ईयर 3 के ईयर लिए के लिए भी भी करता है। करता है। जो ज़्यादा अच्छे या जिनकी ज़्यादा अच्छी रैंक है वो 2 ईयर में चले जाते हैं और कम अच्छे 3। मुझे ऐसा लगता है इसमें बदलाव हो हाँ, जाएगा हाँ, कि बिल्कुल सर। जो अच्छे बच्चे हैं वो अब 3 ईयर में वो अब जाएँगे 3 ईयर में और जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्योंकि इसमें आपको एफिडेविट देना पड़ता है 2 ईयर में कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे नहीं हैं, करेंगे, ठीक है, और 3 ईयर में एफिडेविट नहीं देना नहीं है, देना है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होने वाला है एक जो नहीं, बिल्कुल रिक्वायरमेंट। होगा सर, क्योंकि वो और इसकी बच्चा डिमांड बढ़ेगी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो NLUs हैं, दे विल बी फोर्स्ड टू लॉन्च इवनिंग कोर्सेज इवनिंग कोर्सेज, फॉर पार्ट टाइम LLM, मतलब 3 ईयर जैसे LLM। जैसे 1 साल LLM चल रहा है, अब 3 साल LLM पे 3 साल लोग LLM आएगा जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। इवनिंग में। 1 साल वाला तो शायद नहीं चल नहीं पाएगा, चल पाएगा। बट जो पुश था ये भी देखिए कुदरत है। हाँ, 2 ईयर को 1 ईयर बनाया, अब 2 ईयर को 3 3 ईयर ईयर बना। बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कुछ इसमें से निकल के बाकी आएगा। एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसमें जा यस, सकते आई मीन और ज़्यादा बच्चे मुझे लगता है UPSC की तरफ हैं, UPSC जाएंगे, की तरफ। कॉरपोरेट में और ज़्यादा बच्चे जाएंगे। टीचिंग में हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स की बहुत कमी रहती है, तो वहाँ पे अच्छे कुछ आ जाएंगे। देखिए कोई आदमी अगर किसी प्रोफेशन में सेट हो जाता है तो फिर वो दूसरा छोड़ देता है। छोड़ देते तो अगर जैसे आप टीचिंग में आ गए, आपका जुनून है जुडिशरी का, बट अगर आपको अच्छा लगने लगा साल भर 6 महीना, तो फिर आप वो छोड़ देते हैं। तो फिर बट मुझे फिर भी लगता है कि देखिए इतना बड़ा हमारा देश है, इतना ज़्यादा हमारे पास टैलेंट है। अगले 2-3 साल थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स रिक्रूट होंगे वो शायद आपके बेस्ट ना ना, हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो जो यंग माइंड्स हैं 3 साल वाला अपने हाँ, ये क्योंकि स्टूडेंट्स को वही लोग रेस्ट्रिक्ट कर होंगे दिया। जो पहले कर चुके हैं एंड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो वो वाली बात है, बट थोड़ा सा इन चीज़ों को फाइन ट्यून कर लेंगे तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। ये कोई इतना खराब भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जी, जैसे आपने जी, बताया बिल्कुल, स्टाइपेंड वाला एक बिल्कुल, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल स्टाइपेंड करना चाहिए, हर साल का रिक्रूटमेंट होना रिक्रूटमेंट होना चाहिए। चाहिए। और जो ये जो विवाद न्यायालय में पहुंच जाते हैं रिक्रूटमेंट को लेके, इनको 6 महीने में निपटारण होना आवश्यक होना है, बिकॉज इतने सारे कैंडिडेट्स का जीवन इस पे लंबित है। मतलब तुरंत जो है, मतलब किसी भी कैंडिडेट का वो जो रिजल्ट, मेरे हिसाब से तो 1 दिन भी डिले नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम लोग भी कोशिश करते हैं कि फाइनल ईयर का रिजल्ट तुरंत निकाल दें यूनिवर्सिटी में, तुरंत, ताकि आपका एक भी दिन नहीं हो। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है कि आपके 3 साल किस दिन से निर्धारित होंगे, जिस दिन से आपने बार एग्जाम क्लियर किया या जिस दिन प्रोविजनल एनरोलमेंट किया। प्रोविजनल एनरोलमेंट किया। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है कि प्रोविजनल एनरोलमेंट जिस दिन हो गया, आप और क्यों परेशान करना चाहते हैं। फिर उसमें भी 6 महीने 7 महीने उसमें लगते नॉट हैं कि फेयर, वो वहाँ तक ठीक है जिस दिन से प्रोविजनल एनरोलमेंट हो गया। क्योंकि अब अगर आप तो बार एग्जाम में फेल हो गए तो प्रोविजनल एनरोलमेंट तो कैंसिल हो ही कैंसिल गया। हो ही गया। सही तो बात है। बात सही। तो सर, बाकी और कुछ आपको स्टूडेंट्स को बताना हो अपनी तरफ से? मैं स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए जुडिशरी बहुत अच्छा ऑप्शन था। मुझे लगता है जुडिशरी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर थोड़ा सा हमें हिम्मत रखनी है। ये जो टेम्पररी फेज़ है, देखिए हम लोग दिन भर छात्रों से ही घिरे रहते हैं, तो कोई छात्र उदास हो जाता है तो हमारा भी मन विचलित होता है। मतलब कभी कभी कुछ जैसे कोई खबर आ जाती है कि किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी हो गई, तो हमारा भी ऐसा होता है कि खाना ना खाएं, है ना। तो कुछ मतलब थोड़ी सी और एक और चीज़ है जो इंडिया में ही नहीं, ये सारे विश्व में है। ये जो एज होती है 20 से 30 या 20 से 25 के बीच में, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एज हो गई। आप देखेंगे जो युवा हैं बहुत मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बहुत सब कुछ इसी टाइम हो रहा है। बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नौकरी का लेके है, माता पिता की तरफ से कुछ है, कुछ शादी वगैरह का शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपना तनाव थोड़ा सा कम रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, आधा घंटा नियमित रूप से करें। अगर रोज़ ना कर सकते हैं तो सप्ताह में 4 दिन करें 45 मिनट, उससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। जो भी आपको पसंद है, कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ ट्रेडमिल इस तरह का कर सकते हैं, उससे आपको कोप करना आसान होता है। तो क्योंकि मैं भी उस स्टेज से जब निकला हूँ, मैंने यही मच हेल्दियर लाइफस्टाइल देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे। सो वो जो है आसान होता है। और
आप अगर जुडिशरी में आना चाहते हैं तो आप अवश्य आएंगे। बस ये जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उस पे सोच के तो प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उन पे ध्यान दीजिए। क्या मालूम आपको और उससे कुछ अच्छा मिल जाए, क्या मालूम आप डायरेक्ट हायर जुडिशरी में पहुंच जाए, क्या मालूम आपकी प्रैक्टिस निकल पड़े, क्या मालूम आप जो है सीधे हाईकोर्ट जज बन जाएं। प्रैक्टिस अगर आपकी निकल पड़ी तो 15 साल 20 साल की प्रैक्टिस में आप हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे। तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा अब। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये सुप्रीम कोर्ट के मन में आई है ये बात, ये भी मैं आपको बता दूं कहाँ से आई है। हमारे संविधान में लिखा है कि हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 10 साल का अनुभव चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 3 साल का अनुभव चाहिए, और मैजिस्ट्रेट बनने के लिए कोई अनुभव नहीं चाहिए। तो ये इनको थोड़ी सी विकृत परिस्थिति लगी। तो क्योंकि मैं जब ये जजमेंट आया मैंने इसका बड़ा गहन अध्ययन किया, तो उसमें ये थोड़ी सी उनको, और मैं भी मानता हूँ ये थोड़ी सी तो विकृति इसमें कुछ है। तो क्योंकि जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं और जो कोर्टों में होता है, थोड़ा सा जितनी भी कोशिश हम कर लें अध्यापक होने के नाते थोड़ा सा फ़र्क आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पुराने वाले सीआरपीसी में, अब देखिए मैं अपना ही मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं जब प्रैक्टिस करता था मुझे सीआरपीसी पता था, अब बीएनएसएस आ गया है, मुझे उसका सेक्शन नहीं पता, राइट। तो सीआरपीसी में 317 है जो एग्जेम्पशन 317 सब क्लॉज 2 एग्जेम्पशन ऑफ एक्यूज फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। एक यंग लॉयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है। क्या हम पढ़ाते हैं उसको? आंसर इज नो। हम बेल को 8 क्लासों में ख़त्म कर देते हैं, बट बेल अगर आप देखेंगे तो वो तो सारा काम ही क्रिमिनल लॉयर का वही है। वकालत तो चल रही केवल बेल पे। बिल्कुल बेल पे ही चल रही है। तो बात सिर्फ उस चीज़ की है कि जो हम पढ़ा रहे हैं और जो कोर्ट में है उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट बहुत सारी जगह पढ़ाया नहीं जाता, बट यूपी को छोड़ के सब जगह एंटिसिपेटरी बेल सबसे आवश्यक है। अब तो इनफैक्ट यूपी में भी स्टेट अमेंडमेंट आ गया है। तो ये जो है ना वो जो हर सिचुएशन में आप अच्छाई ढूंढ लें, तो यही मेरा जो है ना बच्चों से वो है। आप लोग यंग हैं, ये आपका बेस्ट टाइम है, इसको प्रोडक्टिवली यूज़ करिए और कभी भी हताश मत होइए, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 खुलते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई आज बच्चों को। बहुत व्यूज़ आपके पॉजिटिव व्यूज़ को लेके मतलब बच्चा ज़रूर सोचेगा, क्योंकि अभी तक बच्चा मतलब जो मैक्सिमम बच्चा है वो निराश है ना। बट आपके जो इनसाइट्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं लेके। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर हमें भी। और स्टडी IQ, और आपको आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर व्यूअर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे भी आपको हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे। तो certainly I'll be very happy to interact with जी, बाकी जो लॉ टॉपिक्स या लॉ सिचुएशंस होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो उस पर भी आगे बात करने आप बच्चों के साथ ज़रूर आइएगा यहाँ पे। बाकी बच्चों की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने पॉजिटिव व्यूज़ हमारे बच्चों को दिए। उससे ज़रूर बच्चों के मन में एक आशा उत्पन्न होगी और बच्चा अपने करियर में अच्छा कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर। ओके सर।